सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। धामी ने हरिद्वार जिले के लक्सर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। सर्वेक्षण की ली स्थिति। समचमोली में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रुकने की नसीहत। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर में स्कूल बंद। 8 जिलों में डीएम को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। बाढ़ का कहर जारी। हेलीकॉप्टर से भेजी गई सामग्री। बचाव के लिए 16 टीमें तैनात। उत्तराखंड में 17 जुलाई को रहेगा हरेला पर्व का सार्वजनिक अवकाश। बैंक भी रहेंगे बंद। प्रशासन ने लिया फैसला। विभागों की आपसी खींचतान में टूटा माला नदी का बना पुल। शासन के निर्देश पर हुआ था पुल का भी सेफ्टी ऑडिट। बजट न मिलने से नहीं हो पाया सुरक्षा कार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। अक्सर खानपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राजनीतिक नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने लक्सर पहुंचे और जहां पर उन्होंने लक्सर नगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। हरदा ने कहा कि सरकार को बाढ़ पीड़ितों की उनके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। साथ ही एक बार तुरंत सरकार पीड़ितों को मुआवजा दे, फिर एक बार आकलन करने के साथ उन्होंने कहा कि सरकार पुराने मानकों पर जनता के साथ खिलवाड़ ना करे। भाई सब मामला बंद कर दिया। जो नाले थे ना 4 बहाव की भराव की बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और लक्सर बाजार में मैं खड़ा हूँ। यहाँ आज के दिन भी जबकि बारिश रुके हुए 48 घंटे के करीब हो गया है, तो यहाँ भी घुटनों से ऊपर पानी है। लोगों के दुकानों में, घरों में, सब जगह पानी घुस गया है। एक तो सरकार को चाहिए तत्काल कुछ फौरी मदद दे, उन सब गांव के सभी लोगों को दे, शहर के लोगों को भी दे जहां बाढ़ आई है, जहां पानी भरा है। और दूसरा जो है, नुकसान का आकलन करके फिर नुकसान के आधार पर मुआवजा दिया जाए। मौसम विभाग द्वारा हरिद्वार समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल हरिद्वार जिले में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन अभी से चौकन्ना है। और लक्सर और खानपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सलानी नदी के आसपास रहने वालों को सावधान किया जा रहा है। साथ ही लोगों से राहत शिविरों को शिफ्ट किया जा रहा है। क्षेत्र में आए बाढ़ का पानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अगर एक बार फिर से नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। फिलहाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और विजी की टीमें तैनात है। उसमें देखिए, अभी आईएमडी ने एक अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिन में फिर भारी वर्षा होने की संभावना है, और ख़ासकर हरिद्वार जनपद में। तो इसके लिए हम लोगों ने सारी टीम्स को अपना मोबिलाइज कर दिया है। और जो लोग नदी किनारे, खासकर सोनाली रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं, उन लोग के लिए हम लोगों ने मैसेज किया कि ऐसे लोग जो सोनाली रिवर या ऐसे रिवर के किनारे हैं और वहाँ रह रहे हैं, तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जिन स्थलों पे, चाहे स्कूल्स हो और अन्य स्थल हो जहाँ लोगों को विस्थापित किया जा सकता है टेम्परेरी रूप में, तो उसके लिए हम लोगों ने चयनीकरण कर लिया। नैनीताल भवानी रोड में वन विभाग के वाहन के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने चालक नारायण को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक नारायण और अन्य 2 लोग सरकारी वाहन से नैनीताल की तरफ आ रहे थे, तो पाइंस के समीप घने जंगल के कारण वाहन सड़क न दिखाई देने के चलते खाई में गिर गया।
के द्वारा ये लाया गया है। ये ब्रॉड डेड है, नारायण सिंह नाम बता रहे हैं इसका, और ये यहाँ पे पाइंस के पास इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वो खाई में चली गई, गहरी खाई में। पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जब वहाँ से लाया गया तब भी 108 में मृत अवस्था में यहाँ लाया गया। अभी हमने उसको मॉर्चरी में रखा है, बॉडी शिफ्ट की, सुबह को उसका पोस्टमार्टम होगा। बाकी 2 अन्य लोग जो है वो ठीक है, स्टेबल है, मामूली चोटें हैं उनको। एक का हाथ में फ्रैक्चर है, उसको एडमिट किया है हमने। मुख्यमंत्री धामी ने अरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री परिसर में वृक्षारोपण किया है। साथ ही साथ उन्होंने आम की पूजा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण एवं जलधाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में काम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया गया है। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य में 1200 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होंगे। हरेला पर्व के अवसर पर श्रीमती गीता पुष्कर धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, मुख्य वन संरक्षक पंचायत डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी, उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित उपस्थित थे। खबर रुड़की से, जहां पर तकरीबन 1 हफ्ते तक लगातार हुई भारी बारिश के बाद कई क्षेत्रों में आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते शहर व देहात क्षेत्रों में अभी भी भारी पानी भरा होने के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। भारी बारिश से कई आपदाओं के बाद लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर संत निरंकारी मिशन रुड़की ब्रांच के द्वारा आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जहां लोगों को खाने पीने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए प्रशासन के अनुरोध पर संत निरंकारी मिशन रुड़की ब्रांच के द्वारा 400 सूखे खाने की किट बनवाई गई, जिससे पीड़ित लोगों को राहत मिल सके। ब्रांच संचालक नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव को 400 राशन चाहिए थी और किट सुपुर्द की जाएगी, जिससे प्रशासन की टीम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सके। संत निरंकारी मिशन की शाखा रुड़की है और जो रुड़की के चारों ओर गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी में आपदा हुई है। और जैसे कि हमें इसका ज्ञात था, पर कल SDM महोदय के द्वारा जॉइंट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के द्वारा भी हमें सूचना दी गई कि आपके मिशन की तरफ से भी आप समय समय पर, चाहे वो रक्तदान हो, सफाई अभियान हो, जो भी कार्य होता है, चाहे पीछे कोविड-19 रहा, तो आपके मिशन ने हमेशा सहयोग किया है। तो ऐसे सहयोग की हमसे अपेक्षा की गई और उसी के अनुरूप आज यहाँ संत निरंकारी मिशन ब्रांच रुड़की के द्वारा लगभग। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर काशीपुर के थाना ITI की है, जहां पर बारिश के कारण हिम्मत, हेमपुर और स्माइन गांव के नदी नालों में अचानक आए पानी से अत्यधिक जल भराव हो गया, जिसके चलते लगभग 100 से अधिक लोग अपने घरों में फंस गए। उन्होंने छत पर जाकर अपनी जान बचाई तथा स्थानीय पुलिस, NDRF और उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य शुरू किया है। रेस्क्यू कार्य से लोगों और बच्चों के नाव द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। अरे आराम से भाई, अरे बाइक लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के पानी ने भयंकर तबाही मचा रखी है। हालांकि कई क्षेत्रों में पानी थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन लक्सर के मेन बाजार में अभी भी 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी फसल जलमग्न है। पानी कम होने पर व्यापारी अपने दुकानों के सामान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इधर हाथ पकड़ लो, इधर
उसमें देखिए अभी आईएमडी ने एक अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिन में फिर भारी वर्षा होने की संभावना है और ख़ासकर हरिद्वार जनपद में। तो इसके लिए हम लोगों ने सारी टीम्स को अपना मोबिलाइज़ कर दिया है और जो लोग नदी किनारे खासकर सोनाली रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने मैसेज किया कि ऐसे लोग जो सोनाली रिवर या ऐसे रिवर के किनारे हैं और वहाँ रह रहे हैं तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जिन स्थलों पे चाहे स्कूल्स हो और अन्य स्थल हो जहाँ लोगों को विस्थापित किया जा सकता है टेम्परेरी रूप में, तो उसके लिए हम लोगों ने चिन्हीकरण कर लिया। विकासनगर अंतर्गत सहसपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में बीती 14 जुलाई की देर रात कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में सहसपुर थाना पुलिस को मिली तहरीर के आधार पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद और अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके चलते सहसपुर थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों पर शिकंजा कसने जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में नामजद आरोपी बनाए गए हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद ने मीडिया को जारी अपने बयान में उनके ऊपर लग रहे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्हें साजिशन झूठे मामले में फंसाकर बदनाम किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग शामिल हो, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पौड़ी के नगरपालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दीप जनरल स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी देते हुए दुकान स्वामी नागेंद्र तूड़ी ने बताया कि बीती देर रात फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई थी। बताया कि मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा फायर स्टेशन पौड़ी को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल कर्मियों की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत कर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि गनीमत यह रही कि आग कॉम्प्लेक्स और दुकानों को में बढ़ने से बच गई, लेकिन इस घटना में जनरल स्टोर के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की घटना के बाद विधायक राजकुमार पोरी ने घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है और उनकी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। विधायक ने अचानक लगी आग से स्थानीय व्यापारी को नुकसान का दुख जताया और संभव मदद का आश्वासन दिया। 1 या 1:30 बजे हमें फोन आया कि आपकी दुकान में आग लगी है। उसके बाद हम यहाँ आए, तब 2 बजे करीब फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने आग बुझाई और नुकसान का बोले तो 40-50 लाख रुपए के लगभग हुआ होगा। हाँ जी, अभी कारण का कुछ पता नहीं है किससे आग लगी है। मेरे हिसाब से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और रात करीब 1:30 बजे आग लगी है और जिसमें सब कुछ जल के खाक हो चुका है, मतलब बचा कुछ नहीं है सामान। स्टोर था हमारा, तो इसमें सभी माल हमारा मिक्सअप था। तो 10-1 लाख रुपए तो हमारे काउंटर थे और 2 हमारे फ्रिज जल गए हैं और डीप फ्रिज था हमारे पास और सारा ही माल तो लगभग जो है मतलब बिजली के तार से लेके ये शटर उटर टोटल प्लस्तर वोलस्तर मतलब 0 हो गया है। तो वही 40-45 लाख रुपए जो है मान के चले। वैसे नुकसान तो ज़्यादा भी हो सकता है। उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का राज्य में विरोध शुरू हुआ। दरअसल सरकार की योजना है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाएं, लेकिन जनता ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। डोईवाला में किसानों और क्षेत्र के लोगों ने इसके विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार बिना लोगों से बातचीत करे एरोसिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का फैसला ले रही है, जिसके लिए ग्रामीण सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे। आपको बता दें कि धामी ने 2 नए हिल स्टेशन विकसित करने के लिए जगह तय करने के निर्देश अधिकारी को दिए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का राज्य में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सरकार की योजना है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाएं, लेकिन जनता ने इसका विरोध अभी से शुरू कर दिया है। डोईवाला में किसानों और क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार बिना लोगों से बातचीत करे एरोसिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का फैसला ले रही है, जिसके लिए ग्रामीण सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 नए हिल स्टेशन विकसित करने के लिए जगह तय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही नई टाउनशिप के लिए देहरादून जिले में डोईवाला, छरबा, आर्केडिया चाय बागान, गौचर हवाई पट्टी के साथ वमोद गांव, नैनीताल जिले में रामनगर, गोलापार, हल्द्वानी, नैडी सैडी, पिथौरागढ़, पराग फार्म, किच्छा की जगह चयनित की गई है। सरकार इस पर कार्यवाही शुरू करे उससे पहले ही डोईवाला में ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। आज यहाँ पर डोईवाला सोसाइटी में किसानों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमें भी उपस्थित हुए हैं हम भी, और इसमें सरकार द्वारा अभी किसी को विश्वास में नहीं लिया गया है और ना जानकारी नहीं दी गई है और ना ही समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये पता लगा है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी एरो सिटी बनने जा रही है। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस जो स्मार्ट सिटी है, एरो सिटी है, इसको सरकारी ज़मीन में बना दिया जाए और ताकि हमारे किसानों की ज़मीनें इसमें ना प्रभावित हों और उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो। आज यहाँ जो 7 गाँव एरो सिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक्वायर करने की बात आई है, उसके लेकर शासनादेश का एक आदमी छोड़ दिया गया कि भाई यहाँ शासनादेश बताएगा कि क्या हो रहा क्षेत्र में, रिपोर्ट भेजी जाएगी। और यहाँ तक क्षेत्रवासी को पूछा नहीं गया, न ही जन सुनवाई हुई। उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आज हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ पर क्षेत्रवासियों का शोषण हुआ, किसान की 1 भी इंच जमीन एक्वायर की गई, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन किसान का 1 इंच भी जमीन हम देने को तैयार नहीं है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जनता का भरोसा खोया है। सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का बुरा हाल कर दिया है और अब सरकार नई टाउनशिप बनाने की बात कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि नई टाउनशिप का विरोध ग्रामीण नहीं बल्कि विपक्षी दल कर रहे हैं। सरकार जनता से बातचीत के बाद ही कोई निर्णय लेगी। का उदाहरण है हमारे पास। क्या स्मार्ट सिटी के कारण पूरे देहरादून की हालात हुई है, इस बात से लोग वाकिफ़ है और इसीलिए सरकार के नए प्लान का लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपना भरोसा खोया है। पूरी 1537 करोड़ रुपया इस देहरादून के लाया, आज पूरा देहरादून खुदा हुआ पड़ा है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, जगह जगह नालियाँ टूटी पड़ी हैं, लोगों का आना जाना मुहाल हो रहा है और बरसात के मौसम में कोड़ पे खास का जैसा ये काम कर रहा है। इसलिए सरकार को पहले लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, तभी किसी अन्य चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, जनता का कहीं कोई विरोध नहीं है और अभी तो तय भी नहीं हुआ है चीज़ें। हम नए शहर, जो अभी 2 नए शहरों की बात हुई है, वो एक कुमाऊं और एक गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो हमारे पुराने पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो मसूरी हो, चाहे उधर नैनीताल हो, उन पर अत्यधिक पर्यटकों का बोझ पड़ रहा है। पर्यटन सीजन में बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए नए शहरों का हम सृजन कर रहे हैं। उस क्षेत्र का भी विकास होगा, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जहाँ पर ज़्यादा अत्यधिक बोझ है वहाँ पर भी बोझ कम होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी, जाम से छुटकारा मिलेगा। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 2 नए स्मार्ट शहर बसाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार 9 टाउनशिप और 2 नए हिल स्टेशन बनाने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार बिना लोगों से बातचीत कर फैसले ले रही है? आखिर सरकार ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए बजट का इंतजाम कहां से करेगी? क्या लोगों के विरोध के बावजूद सरकार नए टाउनशिप और हिल स्टेशन का निर्माण कर पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त और कांवड़िया हरिद्वार से मां गंगा का पवित्र जल भरकर अपने अपने मंजिल की ओर रवाना हुए। बता दें कि इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवीनपुरी महाराज ने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। साथ ही हरिद्वार जनपद के लक्ष्य क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए सामाजिक संस्थाओं से आगे आने वालों की अपील भी की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवीनपुरी महाराज का कहना है कि हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला समाप्त हो गया है। देर रात से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। आज कांवड़ मेला समाप्त हो चुका है और आज शाम को भगवान शंकर का जल अभिषेक है। आज भगवान शंकर को जल के साथ अभिषेक किया जाएगा
और हमारे जितने भी कावड़ी पूरे मैं समझता हूँ हरियाणा यूपी हमारे राजस्थान से जितने भी लोग आए बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे रहा, वातावरण अच्छा रहा। भगवान शंकर की ऐसी कृपा रही कि हरिद्वार में ऐसा कोई मतलब हादसा नहीं हुआ। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो हरिद्वार हमारा बहुत गंदा हो चुका है, इसके लिए जितने भी हम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सबको एक होकर के एक दिन जो है पूरे हरिद्वार की सफाई करनी पड़ेगी, तभी जाके हम लोग जो है महामारी बीमारी से बच सकते। लक्ष्य क्षेत्र में आई बाढ़ का रेल यातायात पर भी गहरा असर पड़ा और रेलवे ट्रैक पर हुए जलभराव के कारण कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई। डीआरएम मुरादाबाद अजय नंदन लक्सर पहुंचे और जहां उन्होंने लक्सर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। बाढ़ के कारण खराब हुए रेलवे के मकानों की मरम्मत के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की घोषणा की और बताया कि सलानी नदी में आए उफान के कारण एक बांध टूट गया था। साल 1947 में इस तरह की आपदा आई थी, लेकिन उनके द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर बांध की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। इस घटना से जो पानी की हुई है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये रेगुलर मतलब यहाँ पे कंप्लेन रही है कि यहाँ पे कम काम हो पाता है, यहाँ पे सुपरविजन की समस्या है और कुछ फंड की समस्या थी। सुपरविजन के लिए भी हमारे निर्देश है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड IOW यहाँ पे अलग से रखा जाए ताकि वो यहाँ पे खास ध्यान दे सके। और क्योंकि बाढ़ के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज घरों को हुआ है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड यहाँ पे स्वीकृत किया जा रहा है। खबर पौड़ी से, जहां पर जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र संघ पदाधिकारी और छात्रों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में CMS डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी का घेराव किया गया। इस दौरान नाराज छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि बीते रोज एक स्कूटी एक्सीडेंट में रेफर हुए छात्र को एम्बुलेंस जल्द मुहैया न कराने से नाराज छात्रों ने CMS के इस्तीफे की मांग की है और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों का आक्रोश मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार के समझाने के बाद शांत हो सका, जिसके बाद आकर छात्र शांत हुए हैं। CMS से बताया कि PPP मॉडल में संचालित होने के कारण काफी परेशानियां सामने आती, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। ये हमारी मांगे ये थी, पहले तो जिस हमारे जनपद में कम से कम एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे एम्बुलेंसें खड़ी हैं तो कोई कहता है कि चल नहीं सकती हैं, ये एम्बुलेंसें केवल खड़ी हैं। उन एम्बुलेंसों में जाके शराबें पी जाती हैं, तब वो एम्बुलेंस सुचारू रूप से चलती है। मरीज अगर यहाँ खड़ा है तो उससे पहले बिल मांगा जाता है कि भैया हम आपको रिफर तब करेंगे, हम आपको बाहर तब भेजेंगे, पहले आप यहाँ बिल दीजिए। तो क्या वो बिल मरीज की जान से ज़्यादा जरूरी है? हम इस निमित्त जब CMS साहब को हमने फ़ोन किया गया तो उनके शब्द ये थे कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे नौकरी से निकाल दो, तुम जो करते हो कर लो। ये क्या किसी अधिकारी को ये शोभा देता है कि वो इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल करे, वो भी छात्रों के साथ, जब छात्रों का यहाँ पे मामला चल रहा था। देखिए सर, कल दिन में एक केस हुआ है, 2 बच्चे हमारे कैंपस के गिर गए थे स्कूटी से, उनकी चोट आ गई थी, एक की सर में इंजरी आई थी और एक की नाक की हड्डी टूट गई थी। तो एक को यहाँ से इंद्रेश के लिए रेफ़र किया गया। तो इंद्रेश के लिए जब रेफ़र किया गया तो यहाँ पे एम्बुलेंस की एक भी सुविधा नहीं थी। 3 एम्बुलेंस खड़ी थी, तीनों में से एक के टायर खराब, एक के ब्रेक नहीं लगते हैं, एक में कुछ और खराबी थी, एक एम्बुलेंस इनकी ऑलरेडी कहीं गई हुई थी मरीज़ को लेके। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मतलब अगर यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं होगी तो इंद्रेश जाने तक मरीज़ मर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब CMS साहब को कॉल किया गया, उनको बताया गया कि आप यहाँ पर आइए, ऐसी ऐसी समस्या है, तो उनका वहाँ से जवाब होता है कि मैं नहीं आता हूँ, मैं दवाई खा के सोया हुआ हूँ। ऐसा था कि छात्रों का आक्रोश सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि उनका आक्रोशित होना सही था क्योंकि उनको समय से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। जो उनका बुनियादी जो आक्रोश था वो एम्बुलेंस को लेकर के था। तो वो जब एम्बुलेंस के लिए उन्होंने छात्रों ने हमारे CO साहब को कांटेक्ट किया, CO साहब ने मेरे को फ़ोन किया, फिर मैंने इनके अधीक्षक को फ़ोन किया कि तुम तुरंत जा करके नीचे की व्यवस्थाएं संभालो और उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करो। उसके बाद मेरे पास पलटकर कोई फ़ोन नहीं आया। खबर रुड़की से है। रुड़की के सिविल लाइंस स्थित एक निजी होटल में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और विधायकों ने जिले में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान में लोगों की आर्थिक मदद करने की बात कही। जनता को धरातल पर मदद की आवश्यकता है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में मंगलौर विधायक हाजी सरवत, करीम अंसारी, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद,
बसपा प्रदेशाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। चौधरी शीशपाल सिंह ने कहा कि हाल ही में आई आपदा के चलते तमाम जगह हालात बद से बदतर हो गए हैं और लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी तरह की मदद पीड़ित परिवार को नहीं दी जा रही। बारिश और बाढ़ के बाद जिले के हालात तो बहुत खराब है। ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल है। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि हरिद्वार की आपदा 2013 से बड़ी है। पूरे जिले में पानी है और लक्सर विधानसभा क्षेत्र की 80% आबादी जलभराव और बाढ़ से प्रभावित है। रुकावट खत्म हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि अब सिंगल ध्यान होना चाहिए आपदा प्रभावित लोग। जहां किसान का नुकसान है वहां मजदूर का भी नुकसान है, वहां दुकानदार का भी नुकसान है। गरीब लोगों के घर भी डैमेज हो गए, बैठ गए, गिर गए, टेढ़ आ गई। उनकी मदद भी होनी चाहिए। 1-2 किलो के पैकेट से काम नहीं चलेगा। खाद्यान्न वितरण हो, राहत सामग्री बटे और कैश में भी लोगों की मदद होनी चाहिए। के सामने माननीय विधायक जी ने भी और मैंने भी अपनी बातें रखी हैं। खासकर जो आपदा है, जिन लोगों के घरों में 3-3 फीट पानी है, 4-4 फीट पानी है, उनको माननीय विधायक जी ने कहा है आपके सामने। मेरा भी यही कहना कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए और जो उनके ऊपर जिस तरीके कोई देनदारियाँ हैं, कर्जे हैं और हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। मदद अगर सरकार करती तो माननीय विधायक जी को मुझे यहाँ बैठना ना पड़ता। खाली बातों से थोड़ा ही कोई काम चलेगा। भेदभाव पूरा बढ़ता जा रहा है। क्या है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आज मैं जो बहुत लंबी बीमारी काट के आपके बीच में आया हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपके जो है दुआओं से। और जहाँ आपदा की बात है, बंगलौर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचा है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ आपदा ना हो। यहाँ तक जिसके घर 4-4 फुट ऊंचे हैं उनमें भी आपदा है। आप जाकर टीटी रोड पर देखें, जो नया हाईवे बना है, हमारी सरकार ने बनाया है, उस पर भी आज जो है पानी भरा हुआ है, उस पर भी आज आपदा है। क्या हमारे ज़िले के अंदर बहुत बड़ा जो काश्तकारों का जो गांव है, उनके जो है गांव के गांव उजड़ गए हैं। ये भी बहुत बड़ी आपदा, मैं समझता हूँ 13 से बड़ी आपदा है। सितारगंज में सगे पिता ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया। आरोपी ने 2 दोस्तों से भी बेटी की अस्मत को लुटवाया, जिस वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग के गर्भ ठहरने का पता लगने के बाद उसकी दादी ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शक्ति फॉर्म क्षेत्र के गांव निवासी बुजुर्ग महिला ने पुलिस को तहरीर दी और आरोप लगाया कि उसकी 12 वर्षीय पोती के साथ उसके ही पिता और 2 दोस्तों ने मिलकर दुष्कर्म छेड़खानी की, जिस वजह से उसकी नाबालिग बेटी गर्भवती हो गई। नाबालिग को जब उल्टियां हुई तो वो डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद नाबालिग के गर्भ ठहरने की जानकारी दी, जिसके बाद नाबालिग ने सगे पिता और उसके 2 दोस्तों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने दादी की तहरीर पर पिता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और सीधे आपको हरियाणा के रोहतक ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कुछ कह रहे सुन लेते हैं। वो भी अलर्ट मोड पर है। इस नाते अलर्ट मोड पर ये सारी जानकारी आपको मैंने देनी थी। ये सारी जानकारी आपको मैंने देनी थी। विषय अब इसमें साथ में और विषय इसमें जिस प्रकार से इस विषय को कि जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, उसका जो ठीक नहीं है, ना मानवता हित में है, ठीक नहीं, ना प्रदेश, ना मानवता हित में है, ना प्रदेश भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता, कभी भी किसी के मन में अपना बचाव करूं कि मैं किसी अपना बचाव करूं, नुकसान पहुंचा दूं, और किसी दूसरे को छोटी सोच का नुकसान पहुंचा कर सकता है। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है। हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसा, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा विचार करते हैं कि सारा मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, देश प्रदेश सब हमारे अपने हैं, लोग हमारे अपने हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना, तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। नियम है, और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी की प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं,
तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है। आवश्यकता भी होती है, डाइवर्ट करते भी हैं, डिमांड भी होती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एक तो डाइवर्शन जो है नहरों का ये रोक दिया जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा फ्लो के कारण से, उस प्रेशर के कारण से अगर पानी का रास्ता उसको मिलेगा तो उस सिस्टम को तोड़ देगा, और इसको बंद रखा जाएगा तो वो सिस्टम सुरक्षित रहेगा और फिर पानी का जो नेचुरल फ्लो है उधर पानी जाएगा। नदियाँ जो हैं वो नेचुरल फ्लो की चीज़ हैं, नहरें नेचुरल फ्लो की चीज़ नहीं है। नहरें मैनमेड हैं, नहरें आवश्यकता के लिए हैं, और अगर एक बार नहर टूट गई तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी इलाके का, ये शायद ही किसी को पता है। यानी भाखड़ा में भी अगर ओवरफ्लो होता है तो नदियों में जाता है, सतलुज में जाएगा, वो भाखड़ा मेन कनाल में नहीं जाएगा। हमारे पास एक समाचार आया कि अब भाखड़ा का जो है लेवल बढ़ रहा है, और भाखड़ा का लेवल बढ़ गया और उन्होंने छोड़ दिया तो पानी हरियाणा में भी आएगा। तो हमने उसी समय कहा कि भाखड़ा का लेवल बढ़ेगा तो पानी छोड़ा जाएगा, तो वो छोड़ा जाएगा सतलुज में, भाखड़ा का पानी नहर में नहीं छोड़ा जाएगा। और जो ये मजाक किया है कि वैसे तो कहते हैं पानी नहीं है, पानी दे दो, पानी दे दो, डूबने के हम हैं, हम अब पानी क्यों नहीं लेते। अब उनके बस का ना तो पानी देना है ना पानी भेजना है, पानी नेचुरल फ्लो से आता है। क्या जो बनी हुई अधूरी एसवाइल है इसमें पानी नहीं आया क्या? बहुत पानी आया। इस अधूरी बनी हुई एसवाइल, हमारी एरिया तो बन गई है, तो पंजाब का जो पानी उस इलाके का, वर्षा का, या वहाँ जो नाले थे वो बह करके एसवाइल में आया, एसवाइल ने ओवरफ्लो किया तो हमारा अम्बाला जिला डूबा, कुरुक्षेत्र जिला डूबा। ये दो जिले केवल उस जो अधूरी एसवाइल है उसके कारण से डूबे, लेकिन हमने उनको ब्लेम नहीं दिया, क्योंकि तो एक नेचुरल फ्लो पानी का होता है। अब नेचुरल फ्लो अगर मान लो ये नुकसान करने की बात आती तो ये कौन सा सिद्धांत है कि हम अपने जिले डुबोएंगे और फिर उनको दिल्ली को डुबोएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम कहें कि हम तो मरे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। भाई हम मरने के लिए अपने आप को क्यों मारेंगे? अगर पानी का नुकसान हुआ है यमुना नदी का, तो पहले तो यमुना जिला ही डूबा, यमुना जिले के 2 गांव उनको खाली कराने पड़े, फिर इसके बाद 20-22 जिले करनाल में इंद्री इलाके के डूबे। मेरा स्वयं हवाई सर्वे में करके आया हूँ। इसके बाद वही पानी करनाल के बाद पानीपत जिले में उसने असर किया, नवादा आर, नवादा पार, ये 2 गांव तो मुझे पता है कि जो मैं इसके ऊपर से घूम के आया हूँ, बिल्कुल घरों तक पानी घुसा। इसके बाद यही पानी इसने मार किया सोनीपत में, जो नौर के एरिया में, दिल्ली में घुसा। उसके बाद वो जा करके फरीदाबाद में भी नुकसान किया उसने, पलवल में भी नुकसान किया। हमारा एरिया दिल्ली से ज़्यादा लगता है जमुना पर। तो ये इतनी समझ उनको होनी चाहिए कम से कम इस प्रकार का बयान देने से पहले। मुझे नहीं पता कि आपको बता दें कि कल आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कई आरोप लगाए गए थे बीजेपी सरकार पर। आज उसी को लेकर जस्टिफाई करते हुए नजर आए मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने कई आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगाए हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।